नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आपकी आवाज में आज बात करेंगे बेरोजगारी की। इस संकट से युवाओं को दो चार होना पड़ता है। आप में से भी कई लोग होंगे जो नौकरी के इंतजार में हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनों की चिंता होगी कि उन्हें नौकरी आखिर कब मिलेगी। तो आपके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने एक प्लान तैयार किया है जिसमें 1 महीने में 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। और इसके साथ ही सरकार का सोचना है कि सभी को तो शासकीय नौकरी मिल नहीं सकती, इसलिए युवाओं को हुनरमंद बनाया जाएगा ताकि वो अपने दम पर नौकरी हासिल कर सकें। ये बात जितनी आसानी से हमने कह दी उतनी आसान है नहीं, लेकिन कांग्रेस तो इसे संभव ही नहीं मान रही है और सरकार के दावे को झूठा बता रही है। तो सवाल यह कि आपको नौकरी मिलेगी कैसे, क्या प्लान है, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट के बाद एमपी में शिवराज सरकार अब बेरोजगारी पर प्रहार के लिए तैयार है। इसी के चलते एमपी में रोजगार उत्सव शुरू किया गया। ज्यादा से ज्यादा रोजगार युवाओं को मिल सके, इसके लिए जिम्मेदारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को दी गई है। लेकिन सबसे पहले आप जानिए सरकार का प्लान क्या है। सरकार का प्लान है कि हर महीने मिले 1 लाख लोगों को रोजगार। युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क के जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले साल 6000 युवकों को ट्रेनिंग देने का प्लान बनाया गया है। इस सीमा को 10,000 तक ले जाने की तैयारी सरकार की है। सरकार का मकसद है कि बच्चों के हाथों में हुनर दिया जाए ताकि स्किल्ड युवा कहीं भी नौकरी कर सके। इस प्लान के साथ ही सीएम ने दावा किया कि प्रदेश के विकास में पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। जितने स्थान शासकीय सेवा में दिए जा सकते हैं वो स्थान हम देंगे। आर्थिक गतिविधियों के लिए मैं धन की कमी नहीं आने दूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के काम लगातार हम करेंगे। सरकार की तरफ से 1 महीने में 1 लाख लोगों के रोजगार का दावा किया गया, लेकिन ये कांग्रेस के गले नहीं उतरा और कांग्रेस इसके लिए श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रही है। कांग्रेस ने सरकार के दावे हवाई करार दिए। लोगों को इन्होंने सड़कों पर छोड़ रखा है, वो बेरोजगार घूम रहे हैं और चयन भी हो चुका है। एक गाजर लटका दिए उनके सामने, बेचारे दौड़ते चले जा रहे हैं। इस सब के ऊपर सरकार को अपनी जो है एक सुस्पष्ट नीति बतानी पड़ेगी। उन्हें जो है इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि आज वर्तमान में ऐसे कौन से कितने बच्चे हैं जिनका चयन सरकार कर चुकी है और उन्हें प्लेसमेंट नहीं दे पा रही। बात बेरोजगारी की हो रही है और इस मुद्दे पर सियासत हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल ये, क्या वाकई एमपी सरकार के दावे हकीकत में बदल पाएंगे? प्रदेश में युवाओं को अच्छी नौकरी मिल सके, इसके लिए प्रदेश कितना तैयार है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। राकेश चौधरी पूर्व में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ शिव अनुराग पटेरिया वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। सबसे पहले मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सरकार ने अच्छा प्लान बनाया है। 1 महीने में 1 लाख लोगों को रोजगार मिले। जो लोग इस समय हमें सुन रहे हैं डॉक्टर हितेश जी, उनसे जब हमने चर्चा की तो लगा कि एक सवाल उनके मन में बहुत जोरों से आया, वो ये कि सरकार के पास व्यवस्था कैसी है? क्या सरकार और प्रदेश इतना तैयार है कि हम 1 महीने में 1 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे? देखिए मृदुल जी, ये एक बहुत एम्बिशियस टारगेट, बहुत खास तौर से पोस्ट कोविड एरा को ध्यान में रखते हुए। आपने देखा होगा बीच में एक माइग्रेशन ऑफ लेबर भी हुआ था, शटडाउन ऑफ इंडस्ट्री हुआ था, जो मैन आवर हैं वो कम हुए थे और उसको लेके सभी जगह से जो बाहर काम करने वाले बच्चे और स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और सभी प्रकार के लोग थे वो अपने घरों को वापस आए। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सभी स्थितियां नॉर्मेलिटी की ओर आगे बढ़ रही हैं। बीच में जो 15 महीने हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रही। मैं उसको बहुत विनोमस तरीके से नहीं देखता हूं, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो चुनाव के बाद हमारी परिस्थितियां रही उसमें राजनीतिक परिस्थितियां और कोविड दोनों की वजह से प्रदेश का एक ताना बाना टूटा इस दिशा को लेकर।
और इसमें बहुत कुछ हम न केवल कर पाए बल्कि हमारा, हम कह सकते हैं, नुकसान हुआ बहुत। तो स्वाभाविक है कि रोजगार को लेकर सरकार को लक्ष्य रखने की महती आवश्यकता थी और ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने पहली प्राथमिकता पे इसको रखा है। अब रोजगार के कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो रोजगार का एक कंपोनेंट होता है सरकारी नौकरियां। सरकारी नौकरियों के ऊपर ट्रेजरी का भी एक राइडर हुआ करता है, हमेशा उसकी एक अंकुश होता है कि कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते पोस्ट कोविड सिचुएशन में। दूसरा, सरकारी नौकरियों की संख्या निश्चित होती है, आप भी जानते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम अन्य जो रोजगार इंडस्ट्रीज आ रही हैं उनमें क्रिएट करें। और इसीलिए आपने देखा होगा, अभी कल परसों की ही बात है, संजय पाठक जी के क्षेत्र में एक इंडस्ट्री आई है, तो उन्होंने इस विषय को नेगोशिएट करके उनमें बातचीत करी है कि 60-70% जो रोजगार है स्थानीय युवकों को उसमें दिया जाएगा। तो सरकार अपने स्तर पर जो लो हैंगिंग फ्रूट्स जिसको बोलते हैं, जो इंडस्ट्रीज लगना ही बाकी रह गई थी या शुरू ही होना है, तो उनको जल्दी पूरा करके, उनकी मदद करके उसको करने का प्रयास कर रही है जिससे कि रोजगार सृजित हो। तीसरा जो ऑप्शन होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं उसको मानता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश 80% एग्रेरियन इकोनॉमी है, यानी कि हमको प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शियरी में तो शिफ्ट करना है पॉपुलेशन को। और चूंकि 80% प्राइमरी सेक्टर है, यानी कि खेती, पशुधन, कुक्कुट इससे जुड़ी हुई है, तो स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ पर डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है रोजगार को लेकर, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर बड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम उन राज्यों की ओर रुख कर सकते हैं जहां पर कि प्राइमरी सेक्टर छोटा है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर प्राइमरी सेक्टर 50% से भी कम है, 36% है, 38, जो जिनको हम डेवलप्ड स्टेट बोलते हैं। तो वहां पर ऑलरेडी इंडस्ट्रीज और सब जगह सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोगों की आवश्यकता है। तो तीसरा और महत्वपूर्ण काम यह है कि हम अपने लोगों को स्किल्ड करें, उनका एनरोलमेंट करें और उनके लिए रोजगार मेला या इसमें जो लोगों को लाकर हम उनको रोजगार से जोड़ सकें। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा काम हितेश है जी, करने का। मैं 2 सवाल आपसे करता हूं, उसके बाद मैं राकेश चौधरी जी के पास जाऊंगा। मेरे 2 ही सवाल हैं। एक तो ये कि आपने कहा कि बहुत सारे अलग अलग विभाग हैं जहां पर भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है, कहीं पर अटकी हुई है, वो शासकीय हो गए। लेकिन एक होता है स्किल डेवलपमेंट को लेकर सरकार का फोकस रहेगा। तो ये जो 1 महीने में 1 लाख नौकरी के प्लान आपने बनाए हैं, ये दोनों को मिलाकर है, शासकीय और प्राइवेट, या स्किल, तीनों को मिलाकर? बिल्कुल। और मेरा तो अनुरोध है, शासकीय को आप छोड़ दीजिए क्योंकि उससे संख्या बहुत कम होती है। जो अशासकीय क्षेत्र में स्किल्स की जरूरत है, उसमें स्किल डेवलपमेंट करना, उनको हुनरमंद बनाना और फिर उन हुनरमंद लोगों को जो रिलेटेड इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं उनको एक टेबल पर लेकर आना, जिससे कि रोजगार देने वाले और जिनको रोजगार चाहिए हैं वो स्किल होने के उपरांत मिल सकें। तो मुझे लगता है ये ज्यादा मैच्योर और बड़ी एक आवश्यकता है जिसको हम पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमने वो बात हमारी रिपोर्ट में भी बताई, जो आपने कहा कि शासकीय नौकरी को थोड़ी देर के लिए अलग रख दिया जाए। लेकिन कई लोग ऐसे, हितेश जी, जो इस समय हमें देख रहे होंगे, वो यही सोच रहे होंगे कि हम शासकीय नौकरी की बात कब करेंगे, हम अतिथि शिक्षकों की बात कब करेंगे, पटवारियों की बात कब करेंगे। लोगों के मन में यह ख्याल रहता है, जो प्रदेश का युवा है। उस पर भी हम बात करें। उससे पहले चौधरी राकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि आप श्वेत पत्र जारी करें इस पर। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। राकेश जी, क्यों विश्वास नहीं हो रहा है आपको? विश्वास तथ्यों के आधार पर नहीं हो रहा है। विश्वास जो दिख रहा है वो हकीकत में क्या बेरोजगारी एक तरीके से फैलती जा रही है। मध्य प्रदेश की जो पूरे देश की जो बेरोजगारी प्रतिशत था वो 23% कुछ था। पिछले मई से लेके अभी तक 13% बेरोजगारी मध्य प्रदेश में बढ़ी है। आज मध्य प्रदेश का जो बेरोजगारी प्रतिशत है आबादी के हिसाब से वो 27.5% हो गया है। लेकिन मैं डॉक्टर वाजपेयी साहब चूंक बहुत पूरे उन्होंने तथ्य रख दिए, लेकिन मैं एक तरफ आपकी बात से पुष्टि करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में रोजगार के नाम पे आपने 4000 आरक्षकों की भर्ती की जगह निकाली और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही अपनी उस जवान से कहा था कि हम भर्ती करेंगे बहुत जल्दी। तारीख भी डिक्लेयर हो गई, उसके बाद उसको बंद कर दिया। जितने डाटा ऑपरेटर के लोग थे जो बेचारे अपने जीविकोपार्जन कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, आपने उनको बेघर कर दिया, बंद कर दिया कि नहीं आपको कोई रोजगार नहीं है। अब बात मूल रूप से आती है कि वाजपेयी जी कहते सरकारी नौकरी की बात मत करिए,
मेरे भाई, सरकारी नौकरी की अगर बात नहीं करें तो ये किस तरह की बात करें। आपने स्किल्ड लेबर की बात की। मध्य प्रदेश में कौन सी ऐसे कल कारखाने बढ़े, कौन से ऐसे रोजगार स्किल्ड व्यक्ति को मिलना शुरू हुए। ये जो कोरोना में बीच में जो लोग आए वो सूरत से आए, अहमदाबाद से आए, पुणे से आए, मुंबई से आए, दिल्ली से आए। वो स्किल्ड लेबर थी, वहां कोई ना कोई काम धंधा करती थी। अब वो वापस जा रही है। मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि स्किल्ड लेबर के लिए, स्किल्ड उसके लिए जिसकी विशेषता है उस पर काम करने की, आप मध्य प्रदेश में क्या उसको मुहैया करा रहे हो? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री आपकी बन रही है? आपने फूड पार्क की बात की, आपने स्टोन पार्क की बात की, आपने तमाम आईटी पार्क की बात की। रोजगार के नाम पे तो निल रहा। मैं फूड पार्क को भी देख रहा हूं, मैं स्टोन पार्क को भी देख रहा हूं, फूड पार्क में इंदौर वाला भी देख रहा हूं। कहने का तात्पर्य है कि अब बेरोजगारी बहुत तेजी से मध्य प्रदेश में बढ़ चुकी है। अब जो मेले लगा रहे हैं, आप देखिए मृदुल जी, वहां पे जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो किसके हो रहे हैं? वॉचमैन के। किसके हो रहे हैं? वो जो सामान प्रोवाइडर हैं उनको लाने ले जाने वाले। आप लोगों को क्या बनाना चाहते हो मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को? अगर यही वो मेरा सवाल है, मेरा अगला सवाल यही है चौधरी राकेश जी, क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि उधर डिलीवरी बॉय और वॉचमैन बनाया जा रहा है। जब आपकी सरकार आई थी आपने गैया चराने और बैंड बाजे का प्रोग्राम बनाया था। तो हमारा सवाल यह है कि नौकरी की जो तलाश है वो कहां जाकर खत्म होगी। मैं शिव अनुराग पटेरिया जी आपके पास आ रहा हूं। कहा जा रहा है वॉचमैन बना दिया आपने, डिलीवरी बॉय बना दिया। पहले की सरकार थी तो गैया चरा दो, बैंड बाजा बजा दो। ये नौकरी थोड़ी ना है सर। हालांकि कोई काम छोटा नहीं होता है, लेकिन नौकरी वो होती है जब आदमी को ऐसा लगने लगे कि हाँ मेरी जीवन अब ठीक तरह से चल रहा है, मेरे परिवार का भरण पोषण हो रहा है। तो उसके लिए सरकार का जो प्लान अभी तक आप देख रहे हैं ठीक है ये? मुझे लगता है कि कागजों में तो ठीक है, लेकिन यथार्थ में ठीक होगा कह नहीं सकता हूं। दरअसल ये है कि इसके पहले भी स्किल डेवलपमेंट मेले लगते रहे हैं। शिवराज जी की पिछली सरकार में मंडीदीप के पास में एक रिसोर्ट है, वहां बड़ा मेला लगा था और लगातार तमाम तरह के, उमा जी के जमाने में एक रोजगार बोर्ड बना था, शैलेंद्र शर्मा उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। कम से कम सरकारों के बारे में मेरी एक राय है कि लोग सरकारों पर डिपेंड ज्यादा ना करें। कहते हैं ना स्वयं मृगेंद्रता, स्वयं में अपनी ताकत पैदा करिए, खुद अपना काम धंधा करिए, कुछ काम धंधा करते हुए आगे बढ़िए। एक जमाने में मिनी पीएससी हुआ करती थी, पीएससी अब हुआ करती है। कितनी परीक्षाएं हो रही हैं, अब मुझे समझ में नहीं आता कि परीक्षाएं बहुत ज्यादा हो रही है। जब परीक्षाएं नहीं हो रही तो नौकरी सरकारी कहां से मिलेगी? अब हितेश जी की बात पाऊं, उनका सही कहना है कि अब स्किल डेवलपमेंट पे आपको प्राइवेट जॉब पे जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वॉचमैन या डिलीवरी बॉय या इसी किस्म के दूसरे काम कम से कम ठीक तरीके से रोज नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। जैसे अंडे की रेहड़ी लगाने वाला एम्प्लॉयड नहीं मानता, वो आपके आजीविका चलाता है। भोपाल में जो स्टेडियम है, जहाँ स्पोर्ट स्टेडियम, वहां पे कोई अकादमियां चला करती हैं, यूथ अकादमी, कहीं उसमें कुछ कंघी बनाना सिखाते, कहीं मेकअप करना सिखाते हैं, कहीं कुछ और सिखाया करते थे। लेकिन उनका जो अंतों का तो फीडबैक मेरे पास आया है वो ठीक ठाक नहीं, लोग रख लेते हैं क्योंकि वही लोग ट्रेनिंग देते हैं, कुछ दिन बाद आपको विदा कर देते हैं। इस तरह से सारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है आपने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही, मैं उसे उठाकर सवाल करूंगा डॉक्टर हितेश वाजपेयी से। आपने कहा कि स्किल डेवलप करें, अपना खुद का रोजगार तलाशें। हितेश जी, इंदौर एक बढ़ता हुआ शहर है, भोपाल के आसपास भी हम जाएंगे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, लेकिन वहां पर जमीन अभी खाली पड़ी हुई है। क्योंकि अगर कोई इंसान वहां पर इंडस्ट्री लगाना चाहे या कोई एक काम करने का सोचता भी है तो उसे सर बहुत मोटी रकम सोचनी पड़ती है दिमाग में। तो जिसके पास पैसे ही नहीं है वो कैसे अपने स्किल को डेवलप करे, कैसे इंडस्ट्रीज डेवलप करे? उसे नौकरी की तलाश है। इसलिए तो देखिए, बिल्कुल मैं राकेश जी और पटेरिया साहब दोनों की बातों से सहमत हूं कि देखिए कोई भी सरकार एक विजन सामने रखती है तो मैं इसको एक विजन ही मानता हूं, और विजन बहुत वेलकम विजन है। मैं आपको 2 उदाहरण बहुत तेजी से इसके देता हूं। एक हो गया आपका, जैसे मैं मेडिसिन से जुड़ा हुआ हूं, हेल्थ सेक्टर से, तो वहां पर एक बहुत बड़ी है दवाओं का प्रोडक्शन। तो जब भी हम दवाओं के प्रोडक्शन की बात करते हैं, जैसे अभी आपने प्रधानमंत्री जी को भी सुना होगा, कोविड के दौरान आपने सुना होगा कि दुनिया की वैक्सीन का अधिकांश हिस्सा हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है।
आज भी हमारे यहाँ 10 वैक्सीन हैं जो ट्रायल टेस्टेड होके अप्रूव होके जा रही हैं, जो विभिन्न देशों की है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में इसका कितना बड़ा स्कोप है यदि यहां पर काम होता है। तो हमारे कुछ मित्र हैं जो हैदराबाद में इस काम को कर रहे हैं, तो मेरी उनसे वैसे बीच में बात हुई तो मैंने उनको बोला आप यहाँ मध्य प्रदेश आइए, तो तुरंत एक सवाल निकल के आया कि हमको एचआर नहीं मिलेगी। मैंने कहा भाई एचआर बी फार्मा एम फार्मा ही चाहिए ना। बोले हमको बी फार्मा एम फार्मा चाहिए और उसके साथ में उनका क्वालिटी कंट्रोल जो प्रोडक्शन में चाहिए होता है, जो मशीन्स में जो कैलिब्रेशन चाहिए होते हैं, वो उन्हें देखा ही नहीं होगा। तो ये बात सच है कि हमारे यहां पर चूंकि मैन्युफैक्चरिंग उस लेवल की नहीं है, तो जो डिग्रियां तो हैं लोगों के पास, लेकिन उस इंडस्ट्री की नीड की स्किल नहीं है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं जो बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। दूसरा उदाहरण जैसे मैं देता हूं, एक बहुत छोटी सी फैब्रिकेशन यूनिट में साल भर हो गया करीब शुरू करी है। तो हम ढूंढते हैं तो हमारे पास स्टेनलेस स्टील के बहुत अच्छी क्वालिटी के वेल्डर्स नहीं है। सब अहमदाबाद और यहाँ पे आपको गांव-गांव में गली में बिल्कुल 15-16 साल की उम्र से सीखते हुए बच्चे मिलेंगे बहुतायत की उसमें, और यू जस्ट सी देयर रिफाइनमेंट। बहुत कितनी बारीकी से ऑर्गन पे और उस पर लोग काम करते हैं, टीआईजी मशीन पे, एमआईजी पे, सब पे बहुत खूबसूरती से वर्क होता है इसके ऊपर। हमारे यहाँ एक नट नहीं बन पाता है। तो हमारे पास एक और हम ये कह सकते हैं, राकेश जी कह सकते हैं कि ये सब नहीं हुआ, पर उसके लिए हम और राकेश जी दोनों जिम्मेदार हैं पॉलिटिकली। साथ साथ प्रशासन तो है ही, क्योंकि प्रशासन की एक बड़ी महती भूमिका है, वो एक्सपर्ट होते हैं इसको एग्जीक्यूशन के लिए। भाई कोई भी पॉलिटिकल टीम एक विजन दे सकती है, उसके बाद इसका आपने कहा कि मैंने भी एक यूनिट शुरू की है, बिल्कुल ठीक कहा, आपके मित्रों से भी आपकी बात हुई, ये प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूं। लेकिन सर अगर हम किसी इंडस्ट्री को शुरू करें तो सिस्टम जो है वो इतना फ्रेजाइल नहीं है, इतना आसान नहीं है, उसमें सरलीकरण है नहीं, वो बहुत टफ है। आदमी सोचता है फिर कहता है मैं कैसे तैयारी करूंगा, मैं कहां जाऊंगा, उसे समझ ही नहीं आता है कुछ। मृदुल भाई, नेता तो 1% भी नहीं है सिस्टम में, तो 99% तो ब्यूरोक्रेसी है ना साहब। तो यदि ब्यूरोक्रेसी और बाकी लोग भी उसी प्रकार मध्य प्रदेश से प्यार करके यदि निर्णय नहीं लेंगे तो हर घर में तो शिवराज जी नहीं बैठ जाएंगे ना साहब जैसे। बिल्कुल सर, इसलिए तो सर हम प्रस्तुत कर सकते हैं, हम हर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए बजट हमारा मोटिव ये है कि इस चर्चा के माध्यम से हम उस कोशिश को बिल्कुल, जो अगर आप सोच रहे हैं, जो इस वक्त हमें युवा देख रहे हैं, अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो आपके मुद्दे को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं राकेश जी से भी एक सवाल लेता हूं, जैसा आपने कहा कि दोनों जिम्मेदार हैं, हितेश वाजपेयी जी भी जिम्मेदार हैं, और वो शासन ने निर्णय ले लिया है। हाँ। मेरी इच्छा है कि प्रशासन भी उसी मुस्तैदी से साथ में कदम ताल करे। बिल्कुल, आपने आपकी सरकार है, आपने कहा है कि अगर प्रशासन भी उसी कदम ताल के साथ काम करे तो कैसे करेगा। चौधरी राकेश जी, आप तो खुद मंत्री रहे हैं, आपने भी देखा है, एक चीज शुरू करने की कोशिश की जाती है तो उसमें 5 तरीके के अड़ंगा लगाने वाले लोग आ जाते हैं। इधर हमारी यूनिट बनेगी, हम वहां के मंत्री हैं, इधर हमारी जमीन रहेगी, इधर हमारा एरिया है, यहां पर हम जमीन लेंगे, यहां पर हमारा रोजगार होगा। अगर ऐसा चलता रहेगा तो कैसे काम चलेगा राकेश जी? मृदुल जी, पहले तो मुझे ये लग रहा है, आदरणीय पटेरिया जी भी समझ रहे होंगे कि हितेश वाजपेयी जैसा विद्वान आदमी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उसके मुख्यमंत्री की पकड़ 99% अपने प्रशासनिक अधिकारियों पे नहीं है, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। इतना बड़ा फेलुअर भाई, कर्मचारी काम करेगा, प्रशासनिक अमला काम करेगा, और किस तरह से करेगा, ये काबिलियत किसकी मानी जाएगी? मुख्यमंत्री की। आप एक तरीके से उनकी काबिलियत को खारिज कर रहे हैं। मैं इस बात मैंने वही समझा, देखा कि ये किस तरीके से ये कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों को करना पड़ेगा। नहीं, मजबूती लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में स्कोरिंग कर रहे हैं आप। नहीं, कतई नहीं कर रहा हूं। आप ही ने कहा है कि 99% कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं। समाप्त हो जाएगा। अब लीजिए, या तो आप उतना ज्ञान दिया नहीं करें वाजपेयी साहब, आपने ही कहा, उसी पे मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई। हाँ। मेरा मानना मृदुल जी ये है, तो चलिए, आपके मंत्री रहते हुए आपने ऐसे कौन से वो शेर मार दीजिए, वही बता दीजिए 2-4। आप सुन नहीं पाओगे। रिवेरा टाउन मैंने बनाया, आपको मालूम होना चाहिए। मध्य प्रदेश का पहला मॉल, देख लीजिए उसकी क्या है। ट्रेजर आइलैंड बहुत अच्छी है। ट्रेजर आइलैंड पहला मॉल बना वाजपेयी जी, उसके बाद मॉल नहीं बना दूसरा, वो राकेश चौधरी ने सबसे बड़ा घोटाला हुआ, उसमें लैंड स्कैम हुआ। नहीं, कोई घोटाला नहीं, कोई घोटाला नहीं। देखिए, मैं इसलिए तो चर्चा कर, जांच करा चुके हैं। देखिए, मेरा मूल सवाल खत्म हो गया सर। चौधरी राकेश जी, आप जब मंत्री रहे, आपने काम किया, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन देखिए, काम भी निरंतर होना चाहिए। बदलाव प्रकृति का नियम है। आपने ट्रेजर आइलैंड बनाया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बहुत सारे मॉल बने, आप भोपाल में बैठे हुए, इंदौर में जाएंगे, बहुत सारे मॉल बने। और अब ये जो
छोटे छोटे शहर हैं, वहां पर भी इनकी संख्या बढ़ानी होगी हमें, तभी हमारे को मतलब हम लोगों को, यानी हम जैसे जो आम लोग हैं उनको काम मिल पाएगा। मैं चौधरी राकेश जी आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि आपने ब्यूरोक्रेसी को लेकर सवाल किया, और मैं शिव अनुराग पटेरिया जी से एक सवाल करना चाहता हूं। सर, मैंने एक बहुत छोटी बात कही कि एक नेता है वो अपने क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाना चाहता है, और इसी लड़ाई में इंडस्ट्री लगती ही नहीं है सर। ये बहुत सारे शहरों की घटना है, क्या ये बड़ी वजह है? मृदुल जी, आपकी बात को ताकीद करता हूँ, सिर्फ इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता, उसमें ठेके भी खुद चाहता है। सड़क बनेगी तो रेत और मिट्टी हमारी सप्लाई होगी, एक हम ठोकते हैं। बीजेपी कांग्रेस में सब शामिल है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इन्हीं से बाहुबल पैदा होता है, इन्हीं से धन बल पैदा होता है, इसी से अपने लोगों का आप देखिए कि इलीगल क्वेरीज कैसे चलती हैं। अभी उषा ठाकुर वाला मामला हुआ, वो क्या था, गलत तरीके से क्वेरी, और अंत तो बेचारे उस जो डिप्टी रेंजर उसको तबादला हो गया। सबसे बड़ी बात है, जहां भी कंस्ट्रक्शन होगा, फैक्ट्रीज होंगी, नेता चाहेंगे कि उनके लोग लग जाएं, अफसर चाहेंगे उनके लोग लग जाएं, और जो स्थानीय बाहुबली है वो सप्लाई में जुट जाएं। उन्हीं की गाड़ियां लगेंगी, दूसरी गाड़ियां नहीं लग पाएंगी। सबसे बड़ा नेक्सस है सर, और इस नेक्सस को तोड़ना पड़ेगा। और इस नेक्सस को अगर नहीं तोड़ा गया तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत तेजी से मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट नहीं होगा। सर, ये नेक्सस तोड़ने का काम मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अगर हमें सुन रहे होंगे, हितेश जी भी हमारी बात वहां तक पहुंचा देंगे। नेक्सस तोड़ने का काम मुख्यमंत्री का ही है क्योंकि उन्होंने प्लान बनाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार वो फॉर्म में है हितेश वाजपेयी जी, तो ये फॉर्म बरकरार रहे। और जो नेक्सस है नेताओं का कि मिट्टी हमारी रहेगी, रेत हमारी रहेगी, इंडस्ट्री हमारी रहेगी, जमीन हमारी है, हमारे लोगों को नौकरी मिलेगी, तो ऐसा नहीं चलना चाहिए, ताकि हर एक शख्स को जो इस समय हमें देख रहा है, सुन रहा है, नौकरी की हर किसी को तलाश रहती है, उसे मिले। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास मुद्दे पर हमसे चर्चा करने के लिए। उम्मीद हम भी करते हैं अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो वो भी आपको मिले, और अगर आप स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सरकार अगर सिस्टम को सिंप्लीफाई करेगी तो आपका काम भी आसान हो जाएगा।